गुड मॉर्निंग और आप स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने आपको अनिर्देशात्मक परामर्श के विषय में बताया। अनिर्देशात्मक परामर्श किसे कहते हैं, निर्देशात्मक तथा अनिर्देशात्मक परामर्श में अंतर के विषय में बताया, संग्रही परामर्श के विषय में बताया। इसके साथ साथ बच्चों परामर्श के विशिष्ट क्षेत्रों के विषय में हम आपको बता रहे थे। परामर्श के विशिष्ट क्षेत्रों में हमने आपको व्यक्तिगत परामर्श के विषय में समझा दिया था। आज हम आपको विवाह संबंधी परामर्श के विषय में बताने जा रहे हैं। बच्चों, वर्तमान समय परिवर्तन का दौर है। नित्य नए खोज हो रहे हैं, नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं और यह परिवर्तन कहीं न कहीं हमारे सामाजिक परिवर्तनों के लिए भी आधार है। सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला में वैवाहिक संबंधों में भी परिवर्तन आ रहा है और वैवाहिक संबंधों में परिवर्तन भी एक ऐसा परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप भारत में विद्यमान विवाह संबंधी अवधारणा शीघ्रता से लुप्त होती जा रही है। क्यों? क्योंकि भारत में विवाह को एक पवित्र तथा स्नेह युक्त संबंध माना जाता था, लेकिन सामाजिक और धार्मिक आधारों के समाप्त होने से वर्तमान समय में विवाह विच्छेदों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पहले विवाह जो है, पहले लोग विवाह को 7 जन्मों का बंधन मानते थे। वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि पति पत्नी दोनों के विचारों का न मिलना, दोनों में वैचारिक मतभेद होना, दोनों के संबंधों में तनाव होना, वे परस्पर एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करना, दोनों एक दूसरे के विचारों एवं भावनाओं को समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। दोनों में अहम मुख्य भूमिका निभा रहा है। आज दोनों में से कोई भी एक अपने आप को कमतर नहीं समझ रहा है, जिसकी वजह से विवाह जैसे धार्मिक एवं पवित्र रिश्ता परिवर्तनों के दौर में बलि चढ़ जा रहा है। आज विवाह एक समझौता हो गया है, जो निभा लिया, जिससे नहीं निभा, जहाँ वैचारिक मतभेदता बढ़ती गई, टकराव उत्पन्न हुआ और लोगों ने तलाक तक बात पहुँच जाती है, एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता सीमाओं में रहकर होता है। जब सीमाओं से ये बाहर जाता है बच्चे, तब यह विकराल और विनाश की ओर ले जाता है। तो वर्तमान समय में परिवर्तन तो हुआ और यह परिवर्तन हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रीति रिवाजों को भी बदलने लगा, जिसके कारण पति पत्नी के संबंधों में तनाव बढ़ रहे हैं। वे परस्पर एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। इस तनाव रूपी ज्वाला को बढ़ाने में
पुरुष का अहम और नारी की स्वतंत्रता का आंदोलन आग में घी की तरह काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में अगर आप देखते हैं तो दोनों ही अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। दोनों में से कोई एक पीछे नहीं हटना चाहता है, जिसके कारण वैवाहिक संबंधों में कटुता आ रहा है। और इसी कटुता के कारण पारिवारिक संस्कारों के कम प्रभाव तथा स्नेह एवं सहानुभूति का अभाव है। और ये पारिवारिक संस्कारों के कम प्रभाव तथा स्नेह एवं सहानुभूति का अभाव आया कैसे? तो बच्चों, वर्तमान समय में जो पति पत्नी दोनों ही, घर के दोनों व्यक्ति, माता और पिता दोनों अगर वर्किंग हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, तो बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है, उनको संस्कार देने वाला कोई नहीं, वो मेड पे निर्धारित है। काम से थक कर आते हैं, फिर बच्चों को समय नहीं दे पाना, उनके अंदर संस्कार मिला ही नहीं। और संस्कार जब नहीं मिल पाया, उन्होंने अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते देखा, उन बच्चों को स्नेह नहीं मिल पाया, सहानुभूति नहीं मिल पाई, जिसके कारण वर्तमान में जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, इसका ये मुख्य कारण है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि दो व्यक्ति कभी एक समान नहीं होते हैं। दो व्यक्ति कभी एक समान नहीं होते हैं। अतः यह आशा करना या यह सोचना कि परिणय सूत्र में बंधने वाले दो व्यक्ति मानसिक रुझान, विचारों और मूल्यों में समान होंगे तो गलत है। क्यों? क्योंकि दो भिन्न पारिवारिक वातावरण में पले हुए व्यक्तियों को सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए बच्चों समायोजन हेतु कोई समझौते का आधार निर्धारित करना चाहिए। जब तक दोनों में समायोजन नहीं होगा, विचारों, परिस्थितियों के अनुसार समायोजन नहीं होगा, विचारों में तालमेल नहीं बैठेगा, तब तक यह संभव नहीं हो सकता। और दोनों को ही एक दूसरे की मनोवृत्ति, विचारों तथा मूल्यों को सहानुभूति के साथ समझने का प्रयास करना चाहिए। जब तक वह एक दूसरे की मनोभावों को नहीं समझेंगे, विचारों को नहीं समझेंगे, मनोवृत्तियों, विचारों, उनके मूल्यों को महत्व नहीं देंगे, सहानुभूति के साथ उनके साथ पेश नहीं आते हैं, स्नेह नहीं रखते हैं, उनको समझने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक यह संभव नहीं हो पाएगा। वर्तमान समय में, आज वर्तमान समय देख रहे हैं तो आज की डेट में, आज के समय में आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षित स्त्रियां भी घर पर बंद रहने की अपेक्षा जीविकोपार्जन को अधिक महत्व देती है। और जो पति पत्नी अर्थोपार्जन में संलग्न होते हैं, उनमें अक्सर देखा जाता है बच्चों की सहना प्यार की भावना तथा परिवार के प्रति उत्तरदायित्व का भाव समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि दोनों में परस्पर चारित्रिक संदेह की ज्वाला में जलने लगते हैं। समय के अभाव के कारण अल्पकाल के लिए दोनों, कुछ समय के लिए ही दोनों को समय मिलता है आपस में विचारों को बातचीत करने को, समझने को, जिसके कारण उनके मन नहीं मिल पाते हैं। और जब मन नहीं मिल पाते हैं तो उनमें कई तरह के संदेह उत्पन्न होते हैं, और संदेह उत्पन्न होने के कारण उनके वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होने के प्रमुख कारण बच्चों हैं, पहला तो है कि पुरुष प्रधान समाज है। समाज क्या है? पुरुष प्रधान है। पुरुषों के अहम के फलस्वरूप
स्त्रियों पर प्रभुत्व स्थापित करने की भावना है, जो वर्तमान समय में संभव नहीं है। आज दोनों बराबर हैं, दोनों का एजुकेशन बराबर है, दोनों के कार्य क्षेत्र में वर्ग बराबर है। इसलिए पुरुषों के अहम के फलस्वरूप स्त्रियों पर प्रभुत्व स्थापित करने की जो भावना है वह संभव नहीं हो पाती है, और यहाँ पे आके पुरुषों का स्वाभिमान टकराता है, जिससे कि तनाव पैदा होता है। शिक्षित होने पर भी पुरुष और स्त्री दोनों में मनोवेगों पर नियंत्रण रखने के कौशल का अभाव है। दोनों को ही अपने मानसिक विकारों या कह सकते हैं संवेगात्मक अस्थिरता, अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने के कौशलों का अभाव है, जिसके कारण तनाव उत्पन्न होता है। महिलाओं में जीविकोपार्जन द्वारा आत्मनिर्भर बनने की लालसा है, जिससे परिवार में विघटन की स्थिति आ रही है। गृह कार्यों में पुरुषों की भागीदारी का अभाव, दोनों कार्य कर रहे हैं, दोनों नौकरी हैं। महिला आके घर का भी कार्य करती है, लेकिन पुरुष घर के कार्यों में हाथ नहीं बटाते हैं, जिसकी वजह से तनाविक माहौल हो जाता है। शिक्षित होते हुए भी स्त्री और पुरुष दोनों ही शिक्षित होते हैं, और शिक्षित होते हुए भी नवीन वातावरण को समझने और उसमें समायोजित होने की योग्यता का अभाव था। दोनों शिक्षित हैं, लेकिन दोनों ही नए वातावरण को समझना ही नहीं चाहते हैं, उसमें समायोजन करना ही नहीं चाहते हैं, और यही न समझना और समायोजन न कर पाने की योग्यता का अभाव वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है। आज विवाह एक सामाजिक बंधन नहीं है। वर्तमान समय में विवाह एक सामाजिक बंधन नहीं है, इसको आय बढ़ाने का माध्यम बना दिया गया है। आज आप देखिए, पहले लोग नौकरी वाली लड़कियों से शादी नहीं करते थे। वर्तमान समय में शादी के लिए लड़के सबसे पहले पूछते हैं क्या लड़की गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी नौकरी में है, उसको प्राथमिकता दी जा रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इसको आय बढ़ाने का माध्यम बना दिया गया है, जिसकी वजह से दोनों के विचारों में तालमेल नहीं हो पाता है और तनाव का कारण बनता है। और इन सभी की वजह से वर्तमान समय में आप देखेंगे बच्चों, पहले के अपेक्षा आज विवाह विच्छेद, पति पत्नी में से किसी के द्वारा आत्महत्या, घर में आए दिन होने वाले मारपीट आदि यह संकेत करते हैं कि वैवाहिक संबंधों में सुधार के लिए परामर्श अति आवश्यक है। वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने के उद्देश्य से निर्देशन की आवश्यकता का वर्णन करते हुए क्रो एवं क्रो महोदय ने कहा कि विवाह से पूर्व और विवाहित काल में सदाचार जीवन बिताने में निर्देशन का महत्व तभी है जबकि नवयुवकों को आध्यात्मिक मूल्यों को समझने, अपने और विरोधी लिंग के सदस्यों के प्रति स्वस्थ व्यवहार रखने, वैवाहिक जीवन में आनंद के उपभोग की यथार्थ इच्छा रखने और ऐसे जीवन साथी के चुनाव करने की भी शिक्षा दी जाए जो स्वयं भी सच्चे प्रेम और उच्च आदर्श से प्रेरित हो, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को वह प्रेम और निष्ठा समर्पित न करे जो वास्तव में उसके जीवन साथी की संपत्ति है। तो क्रो एवं क्रो महोदय कहते हैं कि निर्देशन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, कि निर्देशन का महत्वपूर्ण कार्य है नवयुवकों को आध्यात्मिक मूल्य समझने का, कि वो आध्यात्म के मूल्यों को समझें, अपने विरोधी लिंग यानी एक पुरुष एक स्त्री के प्रति स्वस्थ व्यवहार रखें, तभी जाके वैवाहिक जीवन में वह समायोजन कर सकता है। एक अच्छे जीवन साथी की
चुनाव करें। वैवाहिक परामर्श का मुख्य कार्य जो बच्चों होता है, वैवाहिक परामर्श का मुख्य कार्य होता है कि वैवाहिक कष्ट की वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाताओं को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि वैवाहिक जीवन में सुधार हो सके। परामर्शदाता का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है कि वह परामर्शदाता दोनों का पृथक पृथक अलग अलग साक्षात्कार करे, उनके व्यक्तित्व संबंधी गुणों का अध्ययन करें। दोनों का अलग अलग साक्षात्कार करें, उनके व्यक्तित्व संबंधी गुणों का अध्ययन करें, करके दोनों की ही रुचियों, योग्यताओं, नमनीयता, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता, मनोवेगों पर नियंत्रण रखने के कौशल आदि का पता लगाने का कार्य करे। जब वह इन सभी बातों, इन सभी विषयों का पता लगा लेता है, इसके पश्चात पुनः साक्षात्कार के लिए बुलाने पर दोनों से दाम्पत्य जीवन में कटुता के रूप तथा दोनों से ही दाम्पत्य जीवन में किस कारण से कटुता का रूप क्या है और कटुता के संभावित कारक क्या हैं, किन कारणों की वजह से वैवाहिक जीवन में तनाव है, उनका पता लगाना चाहिए। कटुता के कारणों का पता लगने के पश्चात उनका विश्लेषण करने के बाद निर्वचन द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। परामर्शदाता द्वारा परामर्श की अंतिम अवस्था में दोनों को कटुता के कारण बताकर, दोनों को ही कटुता का कारण बताना होगा और दोनों को ही परामर्शदाता को कटुता का कारण बताकर समस्या के समाधान के लिए प्रेरित करना चाहिए। और यदि दोनों में से किसी को बहुत ज़्यादा तनाव है, फ्रस्ट्रेशन चला गया है, निराश की भावना उसके अंदर आ गई, निराशावादिता हो गया है, वह बिल्कुल आशाविहीन हो गया है, ऐसी स्थिति में दोनों में से किसी को मनोचिकित्सक के पास भेजना आवश्यक हो तो मनोचिकित्सक से संपर्क करने का परामर्श देना चाहिए और अंत में अनुगमन करके परामर्शदाता को उनके मध्य कटुता में हुए परिवर्तन का भी पता लगाना चाहिए कि क्या परामर्श के माध्यम से उनके वैवाहिक जीवन की कटुता समाप्त हुई या नहीं, उनमें परिवर्तन आया कि नहीं। परिवर्तन का पता करके अपने परामर्शदाता को अपने परामर्श कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए। इस प्रकार से वैवाहिक जीवन में निर्देशन एवं परामर्श का बहुत महत्व है। उनके जीवन की कटुता को दूर करके एक नए सिरे से जीवन को बिताने के लिए, वैवाहिक विच्छेद से बचाने के लिए निर्देशन एवं परामर्श अत्यंत आवश्यक है। इसके पश्चात आता है बच्चों वृत्तिक परामर्श की आवश्यकता। वृत्तिक, जिसका मैंने पहले भी अर्थ बताया था। वृत्तिक का अर्थ होता है व्यवसाय या करियर से संबंधित, अपने व्यवसाय या अपने लिए किसी व्यवसाय को चुनना, किसी कार्य को चुनना, किसी नौकरी में जाना, ये वृत्तिक परामर्श के अंतर्गत आता है। अपने लिए किसी कैरियर का चुनाव करना। यह आप सभी जानते हैं कि माता पिता अपने बालकों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने का प्रयास करते हैं, शिक्षा दिलवाना चाहते हैं और इस शिक्षा दिलवाने में वे इसलिए रुचि रखते हैं कि भविष्य में उनके बच्चे अच्छी वृत्ति में नियुक्ति पाकर अधिक से अधिक आर्थिक अर्जन कर सके, उनका भविष्य उज्जवल हो, वह अपने कार्य क्षेत्र में सफल रहे।
चूँकि बच्चों वर्तमान युग में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, वर्तमान युग जो है, वर्तमान युग वैज्ञानिक युग कहा जाता है। तो वर्तमान युग में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास और सामाजिक परिवर्तनों के कारण लोगों में विविध वस्तुओं की मांग ने वृत्तियों में इतनी वृद्धि कर दी, व्यवसाय में इतनी वृद्धि कर दी कि अनेक माता पिता उन वृत्तियों से परिचित ही नहीं हैं, वह जानते ही नहीं हैं कि आज जीवन में किस व्यवसाय का महत्वपूर्ण है। आज व्यवसाय के लिए हम ये कहें कि कोई एक व्यवसाय है तो नहीं, आज अनगिनत व्यवसाय हैं, अनगिनत क्षेत्र हैं। बच्चा जिस विषय को पढ़ता है उस विषय में अनेक अपॉर्चुनिटी, हमने पहले बताया था आपको पिछली कक्षा में ही कि प्लेसमेंट में विषय की महत्वता होती है। हमने आपको अपने विषय गृह विज्ञान के विषय में बताया कि जैसे एक पेड़ में कई शाखाएं होती हैं और हर शाखा का अपना महत्व होता है, हर शाखा का अपना महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार से गृह विज्ञान विषय एक वृक्ष की भांति है और इसकी 5 शाखाएं हैं और इन 5 शाखाओं का अपना महत्व है और इन 5 शाखाओं में अनगिनत रोजगार हैं, अनगिनत व्यवसाय हैं, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आप नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं गवर्नमेंट, अनेक ऐसे व्यवसाय हैं जिनको आप स्वयं के द्वारा लघु उद्योगों के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन माता पिता को इसके विषय में जानकारी नहीं है, वे उनसे परिचित नहीं हैं। आज किसी भी वृत्ति में, किसी भी व्यवसाय में प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण और व्यक्तित्व संबंधी गुणों का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। अतः किसी वृत्ति में प्रवेश का निर्णय लेने के बाद स्थानापन्न के लिए आवश्यक तैयारी की आवश्यकता होती है। इसलिए वृत्तिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। वृत्तिक निर्देशन इस कार्य में युवक की सहायता करता है। वृत्तिक निर्देशन का अभिप्राय है, वृत्तिक निर्देशन से आशा है, इसका अर्थ है कि वह युवकों को, वह परामर्श के माध्यम से युवाओं को वृत्ति के चयन करने, प्रवेश हेतु तैयारी करने और उसमें प्रगति करने में सहायता प्रदान करता है। और निर्देशन के माध्यम के द्वारा, निर्देशन द्वारा प्रदत्त सहायता का लक्ष्य होता है बच्चों को, व्यक्ति सहायता का लक्ष्य है कि व्यक्ति वृत्ति में प्रवेश के बाद वह पीछे न हटे, प्रवेश के बाद समायोजन करके अपनी शक्तियों तथा उपयोगिताओं का प्रभावी उपयोग करते हुए सामाजिक एवं आर्थिक विकास में योगदान कर सके। इसलिए वृत्तिक परामर्श में परामर्शदाता का यह कर्तव्य होता है कि वह युवकों को वृत्ति के चयन में सहायता प्रदान करें, चयन के साथ साथ उसके प्रवेश हेतु तैयारी करने और उसके प्रगति करने में, उसमें प्रगति करने में सहायता प्रदान करें। और निर्देशन द्वारा जो प्रदत्त सहायता होती है, उस सहायता का लक्ष्य भी यही है कि व्यक्ति वृत्ति में प्रवेश करने के बाद पलायन न करे, बल्कि वह उनमें समायोजन करे, अपनी शक्तियों, अपनी योग्यताओं, अभिरुचियों के माध्यम से प्रवेश के बाद वह समायोजन करे, अपनी शक्तियों के पहचान के माध्यम से उसकी उपयोगिताओं को प्रभावी उपयोग करते हुए सामाजिक एवं आर्थिक विकास में योगदान करें।
वृत्तिक परामर्श की आवश्यकता, वृत्तिक परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो वृत्तिक परामर्श व्यक्ति एवं नियोक्ता दोनों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी है। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति गलत तथा अरुचिकर वृत्ति में, अगर कोई भी व्यक्ति या युवा गलत तथा अरुचिकर, जिसमें उसे रुचि न हो, उस व्यवसाय में अगर वह प्रवेश कर जाता है, तो वहाँ पे उसकी कार्यकुशलता प्रभावित होगी। क्यों? क्योंकि उसमें, उस कार्य में उसकी रुचि नहीं है। और जब उसकी कार्यकुशलता प्रभावित होती है तो इससे उत्पादन पर गुणात्मक तथा मात्रात्मक रूप में प्रभाव पड़ता है। और जब उत्पादन पर गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है तो नियोक्ता को आर्थिक हानि होती है। इसलिए वृत्तिक परामर्श में परामर्शदाता को व्यक्ति एवं नियोक्ता दोनों के लिए वृत्तिक परामर्श आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होता है। इसके साथ साथ बच्चों, तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रगति के कारण नए व्यवसाय, तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रगति के कारण नए व्यवसाय उत्पन्न हो रहे हैं। तो नए व्यवसायों और उनमें जो नवीन नए कार्यों का जन्म हो रहा है, इनकी जानकारी न होने पर नवीन व्यवसाय और नवीन व्यवसाय में होने वाले कार्यों की अगर व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है, इनकी जानकारी न होने पर गलत वृत्ति के चयन का बुरा प्रभाव, तब वो गलत वृत्ति का चयन कर लेता है क्योंकि उसके विषय में कोई जानकारी ही नहीं प्राप्त है, और इसका बुरा प्रभाव उसको जीवन भर भुगतना पड़ सकता है। इसलिए तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रगति के कारण जो नए व्यवसाय उत्पन्न हो रहे हैं, उसके विषय में, उसके कार्य के विषय में जानकारी लेना, सहायता लेने के लिए वृत्तिक परामर्श की आवश्यकता होती है। गलत वृत्ति के चयन से बच्चों, गलत वृत्ति के चयन से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और वह प्रभाव उसके जीवन को निराशा तथा असंतोष की ओर ढकेल देता है, जिससे वह आशा विहीन हो जाता है। इसलिए वृत्तिक चयन में परामर्श का होना अत्यंत आवश्यक होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति को जीवन में संतोषप्रद प्रदान करने के लिए वृत्तिक परामर्श की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह गलत व्यवसाय का चुनाव न कर सके, वह अपने अभिरुचि, योग्यता एवं कार्यक्षमता के अनुसार ही व्यवसाय का चयन करे। और बच्चों, मानवीय शक्तियों का सही उपयोग करने के लिए भी वृत्तिक परामर्श आवश्यक है। मानवीय शक्तियों का सही उपयोग से क्या तात्पर्य है? जब व्यक्ति अपनी इच्छा, रुचिकर व्यवसाय और कार्यकुशलता के अनुरूप, कार्यक्षमता के अनुरूप अपने व्यवसाय का चुनाव करता है, तो उसकी जो शक्तियाँ होती हैं वो सही दृष्टिकोण में जाती हैं और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। उत्पादन जो कार्य करता है उसमें उसके उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से वृद्धि होती है। इसलिए वृत्तिक परामर्श की आवश्यकता होती है कि वो मानवीय शक्तियों का सही उपयोग सही दिशा में कर सके। तो वृत्तिक परामर्श में व्यक्ति के भविष्य में वह अच्छे व्यवसाय का चुनाव कर सके, इसलिए वृत्तिक परामर्श की आवश्यकता होती है और ये महत्वपूर्ण भी है। वृत्तिक निर्देशन की प्रक्रिया वृत्तिक परामर्श के पश्चात आता है बच्चों। वृत्तिक परामर्श
के पश्चात आता है कि वृत्तिक निर्देशन की प्रक्रिया क्या है। तो वृत्तिक निर्देशन की प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है। इसमें उपबोधक और उपबोध्य दोनों अनेक बिंदुओं पर विचार करते हैं और इन बिंदुओं पर विचार करते समय वृत्तिक परामर्श की प्रक्रिया में कुछ सोपानों पर महत्वपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उसके अनुपालन की आवश्यकता होती है। इसमें वृत्तिक परामर्श प्रक्रिया में 5 सोपान आते हैं। सबसे प्रथम सोपान में बच्चों, प्रथम सोपान में उपबोधक उपबोध्य को उसकी विशेषताओं से परिचित होने में सहायता कराता है। परामर्शदाता परामर्श लेने वाले व्यक्ति को उसकी विशेषताओं से परिचय होने में सहायता करता है। इसमें परामर्शदाता उसको उसकी मानसिक एवं शारीरिक विशेषताओं जैसे रुचि, बौद्धिक लब्धि, अभियोग्यता क्षमता, अभिरुचि आदि सभी के विषय में ज्ञान करवाता है, जिसके माध्यम से परामर्श लेने वाले व्यक्ति यानी उपबोध्य को अपने विषय में सही जानकारी प्राप्त हो सके। द्वितीय सोपान में उपबोध्य को वृत्तियों का परिचय कराया जाता है। द्वितीय सोपान में, प्रथम सोपान में उपबोध्य के विषय में परिचय करता है कि उपबोध्य के अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, उसके विषय में परिचित कराया जाता है। और द्वितीय सोपान में उपबोध्य को विभिन्न वृत्तियों, विभिन्न व्यवसायों के विषय में परिचय कराया जाता है। परामर्शदाता परिचय करवाने की दृष्टि से वृत्ति से संबंधित सूचनाएं, व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं उपबोध्य को प्रदान करता है। जैसे व्यवसाय का महत्व क्या है, व्यवसाय के कार्य का स्वरूप क्या है, कार्य की दशाएं क्या हैं, इस व्यवसाय के जो भी व्यवसाय उपबोध्य चुना जाता है उस व्यवसाय में वांछित योग्यता क्या होनी चाहिए, उनमें वेतन की क्या स्थिति है, उन्नति की कितने अवसर मौजूद हैं, वांछित कितने अनुभव, एक्सपीरियंस की कितनी आवश्यकता है, व्यवसाय का संगठन उपबोध्य को उपलब्ध कराता है। इन सभी बातों को वृत्तिक से संबंधित जितनी भी सूचनाएं, महत्व, कार्य का स्वरूप, कार्य की दशाएं, वांछित योग्यता, वेतन, उन्नति के अवसर, वांछित अनुभव, व्यवसाय का संगठन उपबोध्य को उपलब्ध कराता है। और तीसरे सोपान में परामर्शदाता उपबोध्य के उन शंकाओं का समाधान करता है जो उपबोध्य के मस्तिष्क में पैदा हो सकते हैं, उनकी शंकाओं का समाधान करता है। और चतुर्थ सोपान में उपबोधक उपबोध्य की किसी निर्णय तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है। निर्णय लेने को नहीं कहता है, निर्णय तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है। और पंचम सोपान आते आते निर्णय के आधार पर कार्य योजना बनाने में उपबोधक परामर्श प्रदान करता है। इस प्रकार से इन 5 अवस्थाओं का प्रयोग करके वृत्तिक परामर्श की प्रक्रिया को पूर्ण की जाती है। एक व्यक्ति को सही व्यवसाय के विषय में सही जानकारी प्रदान की जाती है और उसे उसके योग्य बनाया जाता है। बच्चों, वृत्तिक निर्देशन के माध्यम से परामर्शदाता एवं परामर्शकर्ता प्रत्येक विद्यार्थी को उसके अपने जीवन के लक्ष्य और भविष्य में वह जो बनना है चाहता है, जो करना चाहता है, उसके विषय में वह ज्ञान कराता है। वृत्ति युवा या युवकों दोनों के लिए
जीविकोपार्जन का एक साधन है। वृत्ति ऐसा कार्य है, वृत्ति यानी व्यवसाय ऐसा कार्य है जिसमें वृत्ति यानी कैरियर, वह एक ऐसा कार्य है जिसमें व्यक्ति को विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। वृत्ति की विशेषताओं में आचरण, संहिता, कर्तव्यपरायणता, उच्च शिक्षा, वृत्तिक शंका घटन और समाज के प्रति कर्तव्य परायणता सम्मिलित है। और वृत्तिक निर्देशन के माध्यम से वृत्तिक परामर्शदाता परामर्श के माध्यम से व्यक्ति की रुचि तथा योग्यता के अनुरूप परामर्शदाता जो है व्यक्ति की रुचि तथा योग्यता के अनुरूप वृत्ति के चयन, प्रवेश और प्रगति करने में सहायता देता है। उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं, वृत्तियों में विविधता, मानव संसाधनों का उपयोग, समायोजन आदि कारणों से वितरित निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता का अनुभव होता है। और वृत्तिक निर्देशन उनके उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जिनमें वृत्तियों के बारे में सूचनाएं देना, वृत्तियों से संबंधित प्रशिक्षण, संस्था का ज्ञान कराना, वृत्ति के लिए आवश्यक योग्यता और गुणों की जानकारी देना, वृत्ति स्थलों का प्रेक्षण करना आदि प्रमुख होता है। वृत्तिक निर्देशन का या परामर्श का प्रमुख कर्तव्य यह होता है कि वह अपने निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति को या विद्यार्थी को या युवा को सफल वृत्ति के चुनाव में मार्गदर्शन दे, सहायता दे, परामर्श दे, जिससे कि वह अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुरूप वृत्ति का चुनाव कर सके, अपनी कार्य क्षमता के अनुरूप वृत्ति का चुनाव कर सके। इससे वह अपनी वृत्ति के चुनाव के पश्चात वह संतुष्टि का अनुभव करे, उसकी कार्य क्षमता प्रभावी न हो, उसकी कार्य क्षमता में उत्पादन की बढ़ोतरी हो, इससे उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके। इसलिए विद्यार्थी एवं युवाओं को वृत्तिक परामर्श अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होता है उन्हें व्यवसाय के चुनाव के लिए। यहाँ पे इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। ये टॉपिक अब आपका कंप्लीट हो गया, तो अब समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों। आप आगे अपने पेपर की तैयारी करते रहिएगा अच्छे से।